अगर ईरान के पास आज एटम बम होता तो शायद उस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान पर टूट ना पड़ते जिस तरह से वो ईरान पर अभी टूटे पड़े, क्योंकि एटम बम तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के पास है। किम से अमेरिका की दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका अब तक उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सिर्फ भारत इकलौता देश है जिसके बगल में पाकिस्तान एटम बम की धमकियां देता रहा, फिर भी भारत ने पाकिस्तान को फोड़ कर रख दिया। बाकी दुनिया में सब एटम बम के नाम से ही घबराते हैं। ईरान के पास अगर एटम बम आ गया, अगर ईरान इस बार के युद्ध में सरवाइव कर गया और एटम बम को हासिल कर पाया, तो क्या कयामत आ जाएगी? क्या ईरान के पास अभी ही एटम बम है जो आखिर में फूट जाएगा? यह भी कई लोगों के मन में सवाल है। ऐसे में यह रिपोर्ट देखिए। सवाल है, अगर ईरान परमाणु संपन्न देश हो भी जाता तो इससे क्या हो जाता? वो भी तब जब पहले से दुनिया के 9 देशों रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास एटॉमिक पावर है। और अगर ईरान के पास ये ताकत आ जाती तो ईरान दुनिया का 10वां देश हो जाता। परमाणु बमों से जो खतरा अब तक दुनिया पर मंडरा रहा था, उसमें ईरान के हाथ में परमाणु बम आ जाने से क्या ये खतरा कम हो जाता? जवाब है नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया, उसने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। क्योंकि ईरान इजराइल के इस युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई है। ग्राफिक्स के जरिए इस बटी हुई दुनिया को समझिए और विश्व युद्ध के खतरे को भांपिए। ईरान के साथ आज की तारीख में रूस, चीन और उत्तर कोरिया हैं, तो वहीं इजराइल के पक्ष में यूके, नॉर्वे, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश हैं। दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के साथ हैं, लेकिन रूस और चीन ईरान की तरफ। वर्तमान में जो 9 देश हैं उसमें से 2 देश रूस और अमेरिका के पास दुनिया की कुल परमाणु क्षमता का 90% से ज्यादा हिस्सा है। लेकिन चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ईरान पर हमले के बाद ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या को वर्तमान स्तर 300 से बढ़ाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात और यूरोप की रक्षा जरूरतों को देखते हुए यह कदम जरूरी है। फ्रांस यूरोपीय संघ की एकमात्र परमाणु शक्ति है और वो अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके यूरोप के 8 देशों में न्यूक्लियर आर्म्ड एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करेगा ताकि यूरोप की सुरक्षा में वो बड़ी भूमिका निभा सके। इस फैसले की खास बात यह कि फ्रांस ने तकरीबन 28 साल बाद देश के परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर आज परमाणु हथियारों की ताकत के हिसाब से दुनिया की न्यूक्लियर पावर को देखें तो रूस के पास 5459 परमाणु वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5177, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 300, यूके के पास 225, भारत के पास तकरीबन 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 वॉरहेड्स हैं। ईरान को लेकर अमेरिका और रूस 2 अलग अलग धड़ों में हैं, यानी परमाणु हमले को लेकर टकराव हुआ तो तबाही का सबसे बड़ा जखीरा अमेरिका और रूस के पास ही है। ईरान के पास परमाणु बम नहीं था। अगर हो जाता तो ईरान दुनिया का दूसरा इस्लामिक देश होता जिसके पास परमाणु बम होता। असल में दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला अकेला इस्लामिक देश है। अपनी इस एटमी ताकत का पाकिस्तान ने बेजा फायदा भी उठाया है। पाकिस्तान दुनिया में इसी ताकत के दम पर खैरात भी मांगता रहा है। इस्लामी देशों का खलीफा बनने का ख्वाब भी पाकिस्तान ने इसी ताकत के दम पर देख रखा था। पाकिस्तान ने इन्हीं एटमी हथियारों के सहारे ही इस्लामिक नाटो बनाने की टिकड़म भी लगाई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा समझौता हुआ था, जिसमें शर्त यह थी कि एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डिफेंस डील पर मुहर लगाई। समझौते के तहत अगर पाकिस्तान पर हमला होता तो सऊदी अरब साथ देता।
और सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान उसका साथ देता। यानी युद्ध या हमले के हालात में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते। खास बात यह कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल थे। यानी पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को परमाणु हथियारों से भी मदद करता। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। पाकिस्तान के बारे में तो चर्चा यहां तक आम है कि ईरान को परमाणु तकनीक भी पाकिस्तान ने ही चोरी छिपे दी थी। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो ईरान ने शुरुआत में इसकी तारीफ की थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि AQ खान ने ईरान को चोरी छिपे सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी। ईरान की 60% तक यूरेनियम संवर्धन की काबिलियत हासिल करने के पीछे पाकिस्तान की इस चोरी छिपे वाली मदद का बड़ा हाथ माना जाता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की बड़ी वजह ईरान की यही परमाणु ताकत बनी। जिस तरह से ईरान पर आरोप लगते रहे कि वो आतंक को इजराइल के खिलाफ पालपोस रहा है, जिसमें HHH यानी हूती, हिजबुल्लाह और हमास का नाम आता है, वैसे ही आरोप पाकिस्तान पर भी हैं। आतंक को पालने पोसने में पाकिस्तान भी पीछे नहीं। दुनिया में जब जब आतंकी हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ सामने आ ही जाता है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम कह भी चुके हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के पास परमाणु बम होने का मतलब आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार होना है। ईरान और अमेरिका की जंग ने जियोपॉलिटिक्स की पिक्चर बदल कर रख दी है। मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण धराशायी हो गए। इस जंग का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। अरब देशों तक में युद्ध की आग पहुंच चुकी है। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि मुस्लिम वर्ल्ड को पूरी तरह से इस युद्ध ने बांट कर रख दिया। इजराइल से ये सब मुस्लिम देश इस बात पर लड़ते हैं कि यहूदी बनाम मुसलमानों की पुरानी लड़ाई, लेकिन अब तो लड़ाई मुसलमान के बीच चल रही है। शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बॉस। मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को देखिए। इसमें इजराइल है, बहरीन, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। और ये रहा ईरान जिस पर हमला हुआ है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 देश तुर्की और लीबिया भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माने जाते हैं। यानी कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश मुस्लिम हैं, जबकि इजराइल इकलौता यहूदी देश है। इस युद्ध ने मुस्लिम ब्रदरहुड के पूरे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब अरब देशों की यह लड़ाई खुलकर शिया और सुन्नी मुल्कों की लड़ाई बन गई है। मिडिल ईस्ट में ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने जो कदम उठाया है उसने इस बात की भी गुंजाइश खत्म कर दी कि ईरान के समर्थन में कोई मुस्लिम देश खड़ा हो जाए। उल्टे ईरान ने उन मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जो उसके खिलाफ और अमेरिका के साथ खड़े थे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर बरस रही हैं। सऊदी के चमचमाते शहर आग की लपटों से घिरे हुए हैं। अबू धाबी और दुबई में कोहराम मचा हुआ है। यही हाल यूएई का है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के लिए सऊदी अरब को भी बड़ा जिम्मेदार मानता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। उधर इजराइल ने भी तेहरान में ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। पूरे तेहरान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में लगातार बमबारी जारी है। ईरान में कट्टरपंथी मौलानाओं का राज न कभी अरब देशों को पसंद आया न कभी इजराइल को। अमेरिका और इजराइल से तो ईरान की पुरानी दुश्मनी रही। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तो इजराइल को छोटा शैतान
और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे और इजराइल का नाम दुनिया से मिटा देने की ख्वाहिशें जताते थे। लेकिन आज की डेट में खामनेई का ही खात्मा हो गया। इजराइल ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि दुनिया का कोई मुस्लिम देश इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल ने मुस्लिम देशों में ईरान के वजूद को खतरे में लाकर खड़ा कर दिया। ईरान के पास तो यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे हथियार हैं, लेकिन चारों तरफ से घिरे इजराइल को भी देखिए कि वो पलट के सबको धुआं धुआं करके रखे। ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के खात्मे के साथ ही इजराइल ने अपने वजूद की लड़ाई को बड़ी मजबूती दे दी है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला छोटा सा देश इजराइल ग्लोबल फायर इंडेक्स में 15वें नंबर पर है, जबकि ईरान 16वें नंबर पर आता है। इजराइल दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक है। इजराइल का आयरन डोम उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वहीं एरो 3 इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। स्पाइक मिसाइल, ड्रोन, साइबर वारफेयर और एआई बेस्ड इंटेलिजेंस में इजराइल का कोई सानी नहीं। हालांकि ईरान ने भी खुद को अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से खूब मजबूत कर रखा था। फरवरी 2025 में ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपने हथियारों को जमा करके रखा हुआ था। तकरीबन जमीन से 1600 फीट नीचे ईरान ने एक मिसाइल सिटी बनाकर रखी है, जिसमें हर तरह की और हर रेंज की मिसाइलें हैं। यहां तक कि वो इस मिसाइल सिटी से मिसाइल लॉन्च भी कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसी 5 मिसाइल सिटी हैं और ये इतनी सुरक्षित हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इस मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच सकते। ईरान के मिसाइल जखीरे में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। शॉर्ट रेंज यानी 300 से 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों में फतेह 110, शाहिद 1, साहब 2, फतेह 313, कियाम 1 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। वहीं मीडियम रेंज में शाहब 3, हुवेजेह, इमाद, सेजिल, खुर्रम शहर और गदर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन इजराइल ने अपना सुरक्षा कवच मजबूत किया हुआ है। हाईटेक 5th जनरेशन के फाइटर उसके अपने सैन्य बेड़े में शामिल हैं। छोटा देश होने के कारण इजराइल ने खुद के लिए गलती की गुंजाइश ना के बराबर रखी है। हमेशा तैयारी के साथ कुछ नया इजाद करके इजराइल ने अपने दुश्मनों को चौंकाया है। इजराइल की एक और बड़ी ताकत है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद को किलिंग मशीन या दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ खतरे को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैक करके खत्म कर देती है। खामेनेई के खात्मे में मोसाद का बड़ा रोल रहा है। दरअसल इजराइल के बनने का इतिहास ही उसकी ताकत का सीक्रेट है। दुनिया के बीच रहकर इजराइल 2400 घंटे वार मोड में रहता है। इजराइल के वजूद में आने के इतिहास को देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद मुस्लिमों और यहूदियों ने ब्रिटेन से आजाद हुए जमीन के बड़े टुकड़े को अपने देश के तौर पर बनाना शुरू किया। 1948 में यूएन की पहल पर बंटवारा हुआ। यहूदियों का नया देश इजराइल बना और जो गैर यहूदी थे वो फिलिस्तीन में आ गए। लेकिन कुछ मुस्लिम देशों को इजराइल का बनना पसंद नहीं था। शुरुआत में इजराइल के विरोधी फिलिस्तीन के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ही थे, जिन्होंने इजराइल के बनते ही उस पर हमला किया। बाद में 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजराइल के खिलाफ हमले में यमन भी शामिल हो गया और वो भी इजराइल का दुश्मन हो गया। मुस्लिम देशों के इस हमले के पीछे तर्क ये दिया गया कि इजराइल मुस्लिमों पर अत्याचार करता था, उन्हें उनकी जमीन से भागने पर मजबूर करता था। एक दूसरा तर्क ये भी था कि मुस्लिम देश इजराइल को विदेशी शासन वाला मानते थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस दुश्मनी में तब ईरान नहीं था और ना ही लेबनान था और ना ही तुर्की थे, बल्कि ये देश इजराइल के एक तरह से दोस्त ही थे। 1979 में ईरान की क्रांति के बाद शाह रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता आयतुल्ला खामेनेई की वापसी हुई और जनमत संग्रह में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया। खामेनेई ने इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। नतीजा यह हुआ कि इजराइल से संबंध तोड़ लिए। खामेनेई ने ऐलान कर दिया था कि देश सिर्फ फिलिस्तीन है, इजराइल नहीं। तब खामेनेई ने कहा था कि इजराइल मुस्लिमों के लिए छोटा शैतान है और अमेरिका बड़ा शैतान। खामेनेई इजराइल का नाम इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता था। यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन खामेनेई के हथियार थे।
इन्हीं के जरिए आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। अब ऐसे में इजराइल को नक्शे से मिटा देने वाले ईरान के पास अगर परमाणु बम आ जाता तो इजराइल का वो क्या हश्र करता, इसकी कल्पना ने ही इजराइल को इस बड़े हमले के लिए मजबूर किया। हालांकि इजराइल के सामने अभी ईरान के परमाणु हथियार खतरा बनकर नहीं आए थे, लेकिन यह भी सच है कि ईरान इसके बेहद करीब था। किसी भी वक्त वो परमाणु हथियार की टेस्टिंग करके परमाणु संपन्न देश बन सकता था। मगर बीमारी से पहले इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की दिशा में बढ़े कदमों को रोक दिया, बल्कि सुप्रीम लीडरशिप को ही खत्म करके सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। खामेनेई को खत्म करने की तैयारी में इजराइल और अमेरिका महीनों से लगे हुए थे। खामेनेई की हर मूवमेंट को इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA ट्रैक कर रही थी। मौका पिछले शनिवार को मिला। एक अहम खुफिया जानकारी मिली। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई शनिवार की सुबह सेंट्रल तेहरान के कंपाउंड में मौजूद रहने वाले हैं, और इसी के साथ इतिहास में दर्ज हो गई वो तारीख और वो तस्वीर जिसने ईरान के वजूद को जमींदोज कर दिया। इस युद्ध की सबसे मारक और मकसद वाली तस्वीर थी जब इजरायली जेट विमानों ने स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब 9:40 पर इस कंपाउंड पर ताबड़तोड़ 30 बंकर ब्लस्टर बम गिराए। बमों के बारूद से हुए इसी धमाके ने ईरान के साथ साथ दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। बारूद के इसी धमाके में ईरान का एक युग, एक सत्ता समा गई। सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई इन्हीं खंडरों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। इस हमले में इजराइल और अमेरिका ने अकेले खामेनेई का खात्मा नहीं किया, बल्कि ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप को भी मौत की नींद सुला दिया। नसीर जादेह जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसावी ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, मोहम्मद पाकपुर IRGC कमांडर इन चीफ, अली शमखानी सीनियर सुरक्षा सलाहकार, सालाह अजदी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, मोहम्मद शिराजी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख और खामेनेई और सेना के बीच की मुख्य कड़ी इस भयानक हमले के शिकार हुए। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से ईरान को उबरने में वक्त लगेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान घुटनों के बल ना खड़ा हो जाए। ये बात ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने एलानिया तौर पर कह भी दी है, लेकिन फिलहाल ईरान ने हार नहीं मानी है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ईरान पूरा जोर लगाए हुए है। हालांकि अपने वजूद की चिंता ईरान को भी थी, खुद की सुरक्षा, अपने तेल भंडार की सुरक्षा और इजराइल और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से सुरक्षा। इसीलिए ईरान को परमाणु बम चाहिए था। आज दुनिया का हर वो देश असुरक्षित है जिसके पास अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम का होना ही आज की दुनिया में सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी दिखाई दे रहा है। नतीजा यही है कि परमाणु हथियारों की होड़ अब बेतहासा बढ़ने वाली है। दुनिया का हर देश चाहेगा कि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बने, और जब जब कोई कमजोर देश इस होड़ में शामिल होने की सोचेगा, अमेरिका और इजराइल उस देश का वही हाल करेंगे जो उन्होंने ईरान का किया। लेकिन मिडिल ईस्ट का संकट उसकी ताकत में नहीं, तेल में है। मिडिल ईस्ट पर दुनिया के ताकतवर देशों की नजर इसीलिए भी है क्योंकि वहां अकूत तेल के भंडार हैं। इस लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के हर वो देश इजराइल के साथ खड़े हैं जिन्हें तेल चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। शुरुआत में कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान अमेरिका का युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खामनेई को खत्म कर दिया, युद्ध भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा।
लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया बॉस, उसने तबाही मचा दी। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है और उसने दिखाया भी है कि अमेरिका के पास होंगे एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार। जहां चाहे वहां कब्जा कर सकता है अमेरिका, लेकिन ईरान को कमतर आंकने की गलती करके उसने बड़ी भूल कर दी। इसी बीच ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है कि कई देश ईरान के खिलाफ मोर्चे में उतरना चाहते हैं। वो देश हैं जहां मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है। सऊदी और यूएई, जिस अमेरिकी छाया में खुद को महफूज समझते थे, वहां धड़ाधड़ मिसाइलें गिर रही। जॉर्डन भी इसी जद में। और सबसे बड़ी बात, ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस को टारगेट नहीं कर रहा, इन देशों में बड़े संस्थानों को उसने टारगेट किया है और यह ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने के लिए काफी है। ईरान का आरोप है कि इन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन हमले के लिए दी है, तो उसका बदला लिया जा रहा है। अब पलटवार में अगर ये देश भी ईरान पर धावा बोल देंगे तो फिर जाहिर है कि स्थिति और विस्फोटक होगी। पहले टैरिफ और अब वॉर। ट्रंप ने अपने 13 महीने के कार्यकाल में इन्हीं दो फॉर्मूले पर काम किया है और दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप की धमकी, ट्रंप के टैरिफ, ट्रंप के हथियार और ट्रंप का वार। शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा जहां ट्रंप की इन बातों की चर्चा नहीं। ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद इसने जोर पकड़ लिया है। I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you. ईरान के खिलाफ अमेरिका का उतरना तय था, मगर ट्रंप ने कुछ टारगेट सेट कर रखे थे। ट्रंप की कोशिश थी कि इस एक्शन के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने से रोक देंगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित कर देंगे और अयातुल्लाह खमेनेई को मारकर सत्ता परिवर्तन कर देंगे। इनमें से खामेनेई को मारने का प्लान सफल हो गया, जबकि बाकी अधूरे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप इन लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की उस मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच पाए जो उसने अंडरग्राउंड बना रखी।